हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। और जैसा कि हम अभी टेक्नीशियन थर्ड के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हम विद इन 10 से 15 वीडियो में लगभग पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। तो आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा से है। राजभाषा से आप सभी को पता है कि हमारे पेपर में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए एक प्रकार से ये मानिए कि बिल्कुल एक तोहफा टाइप का है, गिफ्ट टाइप का है पूरे पेपर में, जो सबसे आसान और एक विदित छोटी सी लिमिटेड सिलेबस के अंदर आपको 10 के 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसको इग्नोर करना बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं होगा पेपर के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे। इसमें से 100 से 150 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग देखा है हमने, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बस इतने से ही आ रहे हैं। 100 से 150 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पूरे पेपर पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आपको ये 2 से 3 बार वीडियो देखना है या फिर PDF से रिवाइज करना है, जिससे आपके 10 के 10 क्वेश्चंस आप पेपर में सही करके आ पाएँ। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963, इसका नाम ही है राजभाषा अधिनियम 1963। ये कब पारित हुआ पूछ रहा है, तो इसकी डेट याद रखना है आपको। 10 मई 1963 को ये अधिनियम पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित कब हुआ, तो याद रखना है इसको, 1967 में यह संशोधित हुआ था। राजभाषा अधिनियम में 9 धाराएं हैं। 9 धाराओं में से कुछ जो धाराएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पर डिस्कस करते हैं। चलिए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की 3 कब से प्रवृत्त हुई है, या कब से एक्ट कम इनटू फोर्स, ये कब से लागू हुई है, याद रखना है। यह धारा हुई है 26 जनवरी 1965। इसमें से 13 डॉक्यूमेंट्स ऐसे बताए गए हैं जिनको बाइलिंगुअल रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है। याद रखना है, धारा 3 की 3 यही कहती है। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 जो है 1900 राजभाषा अधिनियम 1963 की, इसमें संसदीय राजभाषा समिति की गठन का प्रावधान है। कौन सी धारा में? धारा 4 में। एक क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया है कि किससे संबंधित है, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से। और दूसरे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 4 है, याद रखिएगा। धारा, इसमें संसदीय राजभाषा समिति के गठन की चर्चा कर लें तो इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं। ये रिपोर्ट अपनी किसको, प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति जी को देता है। राष्ट्रपति इसी की प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग इस पर नियम या इस पर जो भी अपना एक्ट करते हैं, इसी संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। टोटल 30 मेंबर है इसमें। 30 में से 20 तो लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के हैं। बस यही, इतने ही जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं, इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में अगर इसको देखा जाए तो अब देखिए आप, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? हम डिस्कस कर चुके हैं, धारा 4 है। राजभाषा अधिनियम 1963 में टोटल धाराएं कितनी हैं पूछेगा, तो धारा कितनी है? टोटल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है, तो धारा 7 याद रखना है किससे संबंधित है आपको। इसके लिए अब देखिए क्वेश्चंस, ऑप्शंस क्या क्या हैं। धारा 7 उच्च न्यायालय, जो कोर्ट्स हैं, उनकी निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जाएगा, ये धारा 7 कहती है। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा वो धारा हमारी 8 है, जिसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार क्या करेगी? राजभाषा संबंधी नियम बना पाएगी। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल मेंबर कितने हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 30 मेंबर हैं, याद रखिएगा। लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 20 हैं। वहीं राज्यसभा से पूछेगा तो 10 हैं। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है, तो ये राष्ट्रपति को करती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है, तो संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी करता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की 3 के अनुसार कितने दस्तावेज हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 13 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं
जिनको बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य होता है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा उन 13 में से, जैसे जनरल ऑर्डर हो गया, रेजुलेशन संकल्प हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स संविधाएं हो गया, करार एग्रीमेंट, प्रेस रिलीजेस प्रेस विज्ञप्तियां और टेंडर नोटिस, ये सभी धारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी को दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की 3 से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जाने चाहिए? तो हम अभी भी पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाना चाहिए इनको। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 3 की 3। संसदीय राजभाषा समिति का गठन पूछ ले आपसे तो कब हुआ है? 1976 में, जनवरी 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ है। संसदीय राजभाषा समिति की यदि उप समितियाँ पूछेगा, सब कमेटी पूछेगा, तो टोटल सब कमेटी कितनी है? 3 है। यदि रेलवे से संबंधित इनमें से कौन सी उप कमेटी है? तो इनमें से दूसरी जो सब कमेटी है वो याद रखना है आपको, वो रेलवे से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो उप समिति है वो रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करेगी। इसी के देख लीजिए नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसी अध्यक्ष चुना जाता है? तो इनके केंद्रीय गृह मंत्री जो इनके अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, कृषि मंत्री नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कर्तव्य है वो जो इस प्रोग्राम है हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना, रिव्यू करना है, प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। किसका? संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य है। संसदीय राजभाषा अधिनियम की धारा 4 की 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाएगा? तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में रखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, संसदीय राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की 3 के अंतर्गत आने वाली कागजात को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, जो उस पर साइन करने वाला अधिकारी होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, वही उसके ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स को हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया है। कागजात पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति। ठीक है। राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3 की 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये जिम्मेदारी होगी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की, जो उस पर साइन करेगा उसी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं इस पर? 10 सदस्य होते हैं, टोटल 30 होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं। अब राज्यसभा नियम की बात की जाए तो राज्यसभा नियम कब पारित हुआ? तो 17 जुलाई 1976। क्लियर? अगर अधिनियम की बात की जाए तो 10 मई 1963। कन्फ्यूज नहीं होना है इस पर। राजभाषा नियम 1976 संशोधित कब हुआ? तो 1987 में संशोधित हुआ है फर्स्ट टाइम, याद रखना है। राजभाषा नियम 1976 किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? तो नियम 7 के अंतर्गत जो कर्मचारी है वो अपना आवेदन या अपील या फिर रिप्रेजेंटेशन हिंदी में या अंग्रेजी में कर सकता है। कौन सा नियम कहता है? 7 नियम कहता है। जैसे हमने राजभाषा अधिनियम में 9 धाराएं पढ़ी हैं, उसी प्रकार से राजभाषा नियम में हम 12 नियम पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला जो आदेश है, ये सूचना है, हिंदी या अंग्रेजी में जारी हो? तो ये याद रखना है आपको। इसका जो 7 का उपनियम 3 है, याद रखना है, 7 का उपनियम 3 ये सुनिश्चित करता है कि हिंदी या अंग्रेजी में। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सा ध्यान रखना। इसमें हिंदी में वो सुनिश्चित करना है, तो 7 का उपनियम 2। ठीक है। राजभाषा, अब यही अगर वो 7 का ये राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिए जाना अनिवार्य है? तो आपको ये याद रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि कोई कर्मचारी
किन कंडीशंस पर हिंदी में ही दिया जाएगा। तो याद रखना है, यदि कोई कर्मचारी आवेदन या अपील या अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन हिंदी में देता है तब तो हिंदी में दिया ही जाएगा। इसके अलावा यदि उस आवेदन पर, भले ही वो आवेदन इंग्लिश में लिखा हो, उस आवेदन पर अपना हस्ताक्षर हिंदी में करता है तो भी उसका जो जवाब है हिंदी में दिया जाएगा। क्लियर? यही कह रहा है ये। सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, शीर्ष पत्र और लिफाफों पर उत्कीर्ण जो लेख हैं एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। इसका उल्लेख किस नियम पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नियम 11 का 3, ऐसा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यव्रत हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप नियम 8 का पहले के अंतर्गत हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है। किसी दस्तावेज की अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। जब कोई दस्तावेज विधिक हो, मतलब लीगल हो, या तकनीक प्रकृति का हो, या फिर टेक्निकल नेचर का हो, तब उसके अंग्रेजी अनुवाद की मांग की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, कोई दस्तावेज विधिक है या टेक्निकल है, ये इसका निर्धारण कौन करेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विभाग या फिर जो कार्यालय का प्रधान होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस, वो सुनिश्चित करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल है या फिर टेक्निकल है, तभी तो पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा का जो नियम 12 है, इसके अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस होता है, यानी कि कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होता है, उसका उत्तरदायित्व होता है कि जो उसके अधीन जो ये नियम बनाए गए हैं उनका समुचित अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? अभी हमने पढ़ा कि ये प्रशासनिक प्रधान को होता है, तो कौन सा नियम ऐसा कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा का जो 12 नंबर का नियम है, 1976 का नियम 12 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये उसको प्रधान सौंपा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है उसको या नहीं है? तो इसका जो राजभाषा नियम 1976 का नियम 9 है, इसके अंतर्गत प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा, इसमें प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी है 9 में, और इसमें ज्ञान साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी जो है इसकी परिभाषा नियम 10 के अंतर्गत दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा नियम टोटल कितने हैं? 12 हैं। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस नियम में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे? तो ये ऐसा कौन सा नियम कहता है? नियम 5। सही है। हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976, देखिए थोड़ी सा घुमा देता है, बस क्वेश्चन बन जाता है। नियम 5, राजभाषा संकल्प 1968, याद रखना कब पारित हुआ ये? 1968। किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित हुआ? तो 1968, इसलिए इसका नाम भी राजभाषा संकल्प 1968 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरे इंडिया में तमिलनाडु ही एक ऐसे स्टेट है जहाँ पर राजभाषा नियम लागू नहीं है। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का कितने क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है? तो इसका 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी? का, खा और गा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसमें से तमिलनाडु में लागू नहीं हुए हैं। ठीक है। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? का, खा और गा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य खा क्षेत्र में आता है? तो गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, पंजाब भी आता है,
यानी इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। खा क्षेत्र में याद रखना है आपको। कैसे याद रखेंगे आपको, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सबको याद रहता है, तो गुजरात भी है, मराठा महाराष्ट्र भी है, पंजाब मतलब चंडीगढ़ वगैरह ये सब हो जाएंगे इसमें। और क्या याद रखना है, इनसे जो लगे हुए दमन दीव है और दादर नगर हवेली ये भी आ जाएगा, ठीक है, खा क्षेत्र में आएंगे ये। नेक्स्ट देखिए, वहीं अगर का क्षेत्र की बात की जाए तो का क्षेत्र में जितने आपको हिंदी भाषी राज्य हैं वो सभी आ जाएंगे, जैसे कि राजस्थान, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। और इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो आपको दिल्ली याद रखनी है का क्षेत्र में, और दूसरा क्या याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार याद रखना है, और बाकी हिंदी भाषी जितने क्षेत्र हैं। और इसके अलावा जो अदर लैंग्वेज वाले हैं वो सब किस में आएंगे, गा क्षेत्र में, तमिलनाडु को छोड़ करके। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र का में नहीं है। देखिए, का में हमने बताया पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी कि चंडीगढ़ नहीं है इसमें। और हिंदी भाषी उत्तराखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हरियाणा भी है, ये सब किस में आएंगे, का में। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में, का क्षेत्र में। अंडमान निकोबार और दिल्ली याद रखना का क्षेत्र में आएंगे, और सब समस्त हिंदी भाषी राज्य। संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका अनुच्छेद 120 भाग 5 में है, जो राजभाषा से संबंधित है। वहीं अगर भाग 6 की बात करता तो भाग 6 में अनुच्छेद 210 है। इसको याद कैसे करेंगे, 120 के ही अंकों को उलट पलट करके 210 बना दिया गया है। आपके जो राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, एक तो 120 है, एक 210 है, ये भाग 5 में है, ये भाग 6 में है 210। और इसके अलावा जो भाग 17 है हमारा संविधान में, टोटल 22 भाग हैं, भाग 17 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, 343 से लेकर 351 तक। इसमें जो ये 9 आर्टिकल हैं ये दिए गए हैं। बस इतने आर्टिकल्स आपके राजभाषा से संबंधित हैं, ये याद रखने हैं आपको। हो गया क्लियर। भाग 6 में राजभाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, तो इसका सही आंसर 210 हो जाएगा। भाग 6 में 210, भाग 5 में 120 और भाग 17 में 343 से 351 तक सभी पढ़ेंगे हम। देखिए, अब राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये तो सभी को ही पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 351 के निर्देश के अनुसार हिंदी अपने शब्द भंडार के संवर्धन के लिए मुख्यतः किस भाषा पर आश्रित रहनी चाहिए। हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। संसद में संविधान का भाग 17 है जो किस तारीख को पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करे कोई, तो कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो आपको ये याद रखना है 22 भाषाएं हैं शामिल। अगर मूल संविधान में क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल में 14 लैंग्वेज थी, 14 भाषाएं। 15वीं कौन सी है, 15वीं याद रखना है आपको, सिंधी है। कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 को सिंधी जोड़ी गई। फिर 16, 17 और 18, इसको कैसे याद रखना है आपको, इसको याद रखना है नमक से। नमक से मतलब ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी और के से हो जाएगा कोंकणी। वहीं अगर 19, 20, 21, 22 की बात करें अपन, 19, 20, 21 और 22, इसको याद रखना है आपको MD बोस से। MD बोस मतलब मैथिली, संथाली, आप आगे पीछे कर लेना, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। क्लियर। संथाली झारखंड रीजन में बोली जाती है,
बोडो असम क्षेत्र में, और डोंगरी जम्मू कश्मीर रीजन में, मैथिली तो अपने बिहार एरिया में, मिथिला क्षेत्र में। क्लियर? इस प्रकार से। और ये नमक कब, मतलब 16, 17, 18 कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। और ये कब जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, ये 92वां संविधान संशोधन 2003। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस पे से, इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में इसको देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान वर्णित किए गए हैं? तो इसमें 344 और 351 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान है। 343 से 351 तक हमने पहले बताया, भाग 17 में है। 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान है इन आर्टिकल्स में। 344 जो आर्टिकल है राजभाषा आयोग की नियुक्ति बताता है, वो 344 आर्टिकल। तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1955 में फर्स्ट टाइम। राजभाषा आयोग की वहीं अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो बीजी खेर हैं। कौन है? बीजी खेर, याद रखना है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए जो समिति गठित हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके याद रखना है जीबी पंत हैं। याद रखना है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर, और वही समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन है उसके लिए जो गठित हुई थी? जीबी पंत। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यथा निवारण के अभ्यावेदन के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संघ अथवा राज्य में जो भाषा प्रयोग की जा रही होगी उस भाषा का प्रयोग करेंगे व्यथा निवारण के लिए। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो ये तो हिंदी है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? याद रखना हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें से 17वां भाग राजभाषा से संबंधित है, जो 343 से 351 आर्टिकल तक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या रहा है? संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र विदेशी भाषा जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है वो कौन सी है? नेपाली। क्लियर? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। याद रखना है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाता है? तो ये भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध में प्रावधान दिया गया है? वो कौन सा आर्टिकल है? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा? वो आर्टिकल 348 बताते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संघ की राजभाषा 343 में। वहीं अगर राज्य की भाषा राजभाषा पूछेगा तो 345 आर्टिकल में बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 345। इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज भी करता है। तो संघ की राजभाषा 343 और राज्य की राजभाषा 345। क्लियर? देखिए, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं थीं। फिर 15 सिंधी, 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 19, 20, 21, 22 मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो जोड़ी गई हैं। 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? याद रखना है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। कौन सी भाषा भारत सरकार की राजभाषा है? तो हिंदी है, सही आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसको किया गया है? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जो पहली बार कोई भाषा जोड़ी गई एक्स्ट्रा 15वें नंबर की, वो सिंधी है 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को। ठीक है, ये एकमात्र विदेशी भाषा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? तो वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो उत्तराखंड ये संस्कृत है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 351 आर्टिकल में। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की भी अंग्रेजी है, याद रखना है आपको। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह, याद रखना है इसमें काव्य संग्रह की बात कर रहा है। ये गजल की बात करें तो वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना दी जाती है। मैथिली शरण गुप्त
पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? काव्य या फिर गजल संग्रह हेतु। इसमें फर्स्ट अवार्ड मिलता है कितने का? 20 का, फिर दूसरा 10 का और फिर तीसरा 7,000 रुपये का। 3 अवार्ड मिलते हैं इसमें। फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 10,000 और थर्ड प्राइज 7,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, अगर कहानी संग्रह के लिए पूछा जाए रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास, तो कहानी सबसे ज़्यादा प्रेमचंद की फेमस है, तो उन्हीं के नाम पर प्रेमचंद पुरस्कार योजना प्रदान किया जाता है। इसमें भी अवार्ड राशि वही है, क्या है? प्रथम पुरस्कार 20,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000 और तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्लियर? वही है, प्रथम 20, सेकंड 10 और तृतीय 7,000 रुपये। क्लियर? ये अवार्ड की राशि आपको याद रखनी है। इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इससे में दोनों वीडियो में आपके 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कुछ ही समय बाद पेपर है, आप पेपर के बाद मिला लीजिएगा। आप ये वीडियो को बार बार देखिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इसमें भी। और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।